आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है सुमित पीर जी। और सुमित पीर जी से हम बातें करेंगे देश विदेश की। और उससे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और सुमित पीर जी की चैनल भारत विचार को भी कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लीजिएगा। और याद रखें, रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। 21 मार्च 2026 के दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट का अभी भी ओपन है। कब तक रहेगा हम गारंटी नहीं दे सकते। सुमित पीर जी से यदि आपको मिलना है वहाँ, तो आप रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लीजिए। तो सुमित जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोट किया ट्रंप ने और ये कहा कि साहब कि ये मरने वाले थे। ऐसा कहा या कैसे कहा, कुछ समझ में नहीं आया। और ऊपर से पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन और पास कर दिया कि साहब कि ये भारत का प्राइम मिनिस्टर जो है जा रहा है वहाँ इजराइल से मिलने, पता नहीं क्या करेगा, उम्मत में खयानत करेगा, क्या करेगा जी। सर, सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। शो पे बुलाने के लिए आभार। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर शुभारंभ करते हैं। सर, पाकिस्तान में जो ट्रंप ने है, कहते हैं ना कभी आपके सच मुंह पे आ ही जाता है। देखिए, ट्रंप ने पहले कहा 3 जहाज गिराए, फिर 5 पे आया, फिर 8-7 पे आया, फिर 10 पे, फिर 11 पे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जहाज गिरे, क्योंकि ट्रंप का अपना F-16 भी गिरा। बेचारे के दिल पे बड़ी तकलीफ हो रही है, F-16 इतने गिर गए, निकम्मों ने गिरा दिए। अब जो अपना कांग्रेशनल उसका स्पीच था, उसमें ट्रंप ने कहा जी मैंने ये लड़ाई रुकवाई, इंडिया पाकिस्तान रुकवाई। अगर मैं इंडिया पाकिस्तान नहीं रुकवाता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा है कि 35 मिलियन लोग मरते। पहले 25 थे, अब 35 का आंकड़ा बन गया। चलिए, बढ़ता रहता, कोई बात नहीं, ट्रंप है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कहता है, फिर उसके मुंह से हकीकत निकल गई। उसने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान को नहीं बचाता, भारत पाकिस्तान को खत्म कर देता, पाकिस्तान वुड हैव बीन डिसमेंटल्ड। तो मतलब ट्रंप ये कह रहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बोल के, मतलब उसने कुछ ना कुछ करके पाकिस्तान को बचा दिया। अगर वो कहता मैं इंटरवीन नहीं करता, ये पाकिस्तान खत्म था। उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ट्रेंड चले कि जनाब अगर पाकिस्तान खत्म था तो ये मुल्ला मुनीर भी खत्म था, तो ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी खत्म था। मतलब आप कहते हो कि आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के सिपह सालार, इस्लाम के सिपह सालार मुल्ला मुनीर को भी बचाया है। तो अगर आज ये जिंदा है तो ये ट्रंप के रहमो करम पे सांसें ले रहे। ये बड़ा जबरदस्त ट्रेंड हुआ। कह रहा यार अब ट्रंप के मुंह से हकीकत निकल गई कि उसने पाकिस्तान को बचा लिया, भारत के प्रकोप से बचा लिया। और बोले भाई जरा इन पे ढीला हाथ छोड़ो, अगली बार मार देना, एक ही बार में थोड़ी मारोगे, हर बार थोड़ा मारो तो दुनिया को भी मजा आएगा। और मतलब वही बात है कि धीरे धीरे हलाल करके इनको मारो, झटके से मत मारो। एक बार में सारे निपट गए तो अगली बार क्या मजा रहेगा। वही ना, मतलब कि पाकिस्तान की ठुकाई करनी है, रोज ठुकाई पिटाई करो, रोज उनको पीटो। जैसे आजकल बलोच और तहरीक तालिबान वाले करे, एक दिन ये करता है, एक दिन वो करता है, एक दिन ये करता है, एक दिन वो करता है। वो रोज इनका कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। तो ये जो हकीकत आई है, इसके बाद अब ये थोड़े समस्या में आ गए पाकिस्तानी कि यार ये तो सारा मसला निकल गया, ये तो सारी कहानी सामने आ गई। पर आपने पीस बोर्ड पे देखा ही होगा उसको कैसे बुला लिया, ऐसे बुलाया फिर ऐसे कर दिया, वो देखा ही होगा। वो इधर ये मतलब मुझे लग रहा था वो जो बच्चे को गुस्सा आता है ना, सब छोटे बच्चे होते, वो टेडी बियर होता है ना अपना, टेडी बियर को तो वैसा कर दिया बेचारे का। शाहबाज बेचारा टेडी बियर बन गया।
अब देखो पाकिस्तान हो तो ऐसे तुम्हारे टाइम तो आना पड़ेगा, ऐसे तुम्हें काम करने पड़ेंगे। और अब दूसरा जो आपने विषय उठाया, देखिए अब मोदी जी गए इजराइल तो इनके आग लग गई। ये कह रहे हैं जी कि जो मोदी साहब इजराइल गए हैं, ये जो वहां इजराइल के साथ भारत का कॉपरेशन हो रहा है, ये एंटी इस्लाम है, ये एंटी मुस्लिम है, ये एंटी मुस्लिम कंट्रीज है, और ये एंटी पाकिस्तान और चाइना है। 4 आरोप उन्होंने लगाए। तो पहली बात तो हम इनको बता दें, एक बात बताओ, जब तुम चाइना को लेके ऑपरेशन सिंदूर में हमारे दरवाजे पे आए थे, एक वेस्ट एशिया के मुल्क अजरबैजान को लाए थे, एक यूरोप के मुल्क तुर्किया को लाए थे, और 2 मुल्क और आए थे जिनके बारे में हम जनरल द्विवेदी साहब को मैं कोट करूंगा। उन्होंने कहा 2 मुल्क और आए थे, पर उन्होंने नाम नहीं लिया, 5वीं और 6ठी कंट्री। मेरा पर्सनल आंकलन है 5वां ईरान था, 6ठा कतर का पैसा था या कतर का कोऑर्डिनेशन था, उन्होंने भी वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व थे। भाई अगर तुम 5वां 6 मुल्क लेके हमारे दरवाजे पे आते हो, अगर हम इसराइल के साथ टाई अप करते हैं, जो बड़े मिलिट्री टाई अप हो रहे हैं, आयरन ड्रोम, आयरन बीम और पता नहीं क्या क्या हो रही है, और वो मिसाइल भी हमें मिल रही है जिसपे ना आप अपने सुखोई में लगा के जब वो चलाओगे, अगर कहीं 100 फीट गहरा बंकर होगा जिसका नाम एम से शुरू होता है, इनके मरियम बंकर, और उसमें होगा एम यानी कि मुल्ला मुनीर, वही खाक हो जाएगा। अब सोचिए हिंदुओं का वो स्कैल्प मिसाइल है। नहीं, एक और नया दे रहे हैं सर, इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड बंकर बस्टर, जो इजराइल के पास है, वो हमें दे रहे हैं अब की बार। वो बंकरों को बस्ट करने के काम आता है। तो ये जो हम अभी सोचिए, हिंदुओं का जहाज, यहूदियों की बनाई हुई मिसाइल, और मरेगा कौन? हाफिज कुरान मुल्ला मुनीर। उस हर मिसाइल पे एक पाकिस्तानी जनरल का नाम लिखा हुआ। याद करिए, वैसे भी इजरायली बड़े डेंजरस है। जब ये गाजा पे बमबारी करते थे, जो उनके लोग मरे थे ना, उन बम्बों पे उनका नाम लिखते थे और फिर लगाते थे अपने जहाज में, वो बम फोड़ते थे। बिल्कुल हम वैसे करेंगे, एक एक पे नाम लिखेंगे, ये मिसाइल इसके नाम का, ये मिसाइल इसके नाम का, जाएंगे और एक एक करके इनको निपटाएंगे। अब जब इनको ये समझ आ गया, इनको समझ आ गया कि भाई मोदी हो गया एग्रेसिव, इन्हें समझ आ गया मोदी ने वाट लगानी शुरू कर दी, इन्हें समझ आ गया मोदी अब कंट्रोल में नहीं आ रहे। क्यों? देखिए, मेरा शुरू से मानना था कि जो मोदी जी इजराइल गए, ही इज अ मास्टर ऑफ पॉलिटिक्स। चाहते तो 2 महीने बाद जा सकते थे, 3 महीने बाद जा सकते थे, एक ट्वीट करके सपोर्ट कर देते, एक आध फोन करके सपोर्ट कर देते। और जो मेरा आकलन था, जो कल उनके स्पीच से बिल्कुल सिद्ध हो गया, जब वो इजराइल के पार्लियामेंट में गए, इट वाज नॉट बिजनेस एज यूजुअल। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जिसका मैं उनका मतलब पहले फैन था और भी बड़ा फैन हो गया। उन्होंने कहा, भाई इंडिया इज विद इजराइल नाउ एंड हियर आफ्टर, अब और इसके बाद। और अगर उनके लीडर ऑफ अपोजिशन का आप स्टेटमेंट सुने, उनके स्पीकर का सुने, कह रहा कि भाई आप इस मरहले पे हमारे यहाँ आए, व्हेन यू आर ऑन द वर्ज ऑफ वॉर, लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है, 1 घंटे में भी लड़ाई शुरू हो सकती है। ऐसे में कोई लीडर एक्सेप्ट अमेरिकन मार्को रूबियो वगैरह, उसके अलावा कोई इजराइल नहीं आता। दुनिया में एक लीडर है जो इजराइल जाता और इजराइल की जमीन पे, इजराइल के पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता, मैं तुम्हारे साथ हूं नाउ एंड हियर आफ्टर, एंड इंडिया हैज चोजन इट्स साइड। इंडिया ने अपना साइड सिद्ध कर दिया। और सीधी सी बात है, इजराइल का डर जितना हर मुसलमान मुल्क को, उतना तो उनको वो कहते हैं ना, उतना तो मौत से भी नहीं डरते, उससे ज्यादा डरते हैं इजराइल से। हकीकत यह है, इजराइल से अमेरिका से ज्यादा डरते हैं, जबकि अमेरिका ने इजराइल से कई ज्यादा मुसलमान मार रखे हैं, पर डरते हैं इजराइल से। अब वो जो 2 सभ्यताएं एक साथ आ गई, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा मोदी मेरा दोस्त नहीं है, ये मोदी मेरा भाई है। सर पॉलिटिक्स में कोई किसी को भाई थोड़ी कहता, भाई है। मोदी जी के यहाँ सैफरन रुमाल लगा था, उनकी धर्म पत्नी का सैफरन कलर का जैकेट था, तो ये कह रहा है भाई सैफरन आ गया। आज बेंजामिन नेतन्याहू हमारे ये वाली जैकेट, भारतीय जो हमारी सभ्यता वाली जैकेट है, मोदी जैकेट कहिए, ये पहन के मोदी जी के साथ गए हैं। और जिस तरह के डिफेंस की, एग्रीकल्चर की, इकोनॉमी की, टेक्नोलॉजी की, नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स की, एआई की, और वो इनके पास एक है वो 82,000 करके वेपन, जो एआई को मिलिटराइज करने में सबसे बेस्ट वेपन है। वो क्या करता है, वो अगर आप उसमें टारगेट डालो, वो जहाज को अलग टारगेट देगा, शिप को अलग देगा, ड्रोन को अलग देगा, कैवलरी को अलग देगा, इन्फेंट्री को अलग देगा। और जब आप ऑन द मूव बैटल फील्ड पे हो, तो आपके टारगेट आगे पीछे करेगा। मतलब जो मुर्गा पास में, उसका नाम पता आपको देने को, बोला यहाँ है, इस गली में बाएं वाले घर में ये रहता है, जाके ठोक दो। मतलब इट इज सो एक्यूरेट। और जितने हमास के लीडर मारे गए हैं, इट इज गट्सी दैट 82,000 वेपन व्हिच दे हैव, 82,000 करके हैं, दिस इज फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड। और इजराइल के पीछे एम्बेसडर ने एक बड़ी अच्छी बात की थी भारत में, हम भारत को वो वेपन देंगे जो आज तक हमने किसी को नहीं दिए। और जब मोदी जी वहां पहुंचे, उससे 1 दिन पहले उनकी यहाँ टीम आई थी, एफटीए की बातचीत हो रही। आज भी उनका जो स्टेटमेंट आया है कि भाई भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, हमें भारत के साथ जुड़ना है, एफटीए जल्दी होगा। कल बेंजामिन नेतन्याहू जब मोदी साहब बैठे थे वहां, मोदी जी हमारे,
तो इसराइल के पार्लियामेंट में कहते हैं कि भारत इज अ जाइगेंटिक पावर, सुपर पावर की अब पीछे हो गई बात, जाइगेंटिक पावर। उसके पहले उनके विदेश मंत्री कह चुके कि जब वो आए थे पीछे, भाई भारत तो एक सुपर पावर है, बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं जाइगेंटिक पावर है। और मोदी जी ने एक बात याद दिलाई इनको, बोला भाई एक बात सुन, देखो 2000 साल से हमारी इसराइल से दोस्ती, इसराइल से व्यापार होता है, और इस्लाम खुद 1400 साल पुराना है। अगर अब पाकिस्तानियों को तकलीफ हो रही है, पाकिस्तान की जल रही, पाकिस्तान के हर क्षेत्र से धुआं निकलना चाहिए, डर है। क्योंकि जैसे भारत की ताकत और इसराइल की टेक्नोलॉजियां मिलेंगी, मरियम बंकर क्या, अगर वो कहते हैं ना, अगर वो 100 फुट गहरा एक खड्डे में भी छुपेगा, वहां भी दौड़ के उसका शिकार करेंगे। क्योंकि इसका मतलब है ये जितने भी उपद्रवी है, ये जितने भी ऐसी शक्तियां, उनका शिकार करना। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी, हमें 78 साल लग गए, ये एक मोदी की जरूरत थी, एक प्रकृति को मोदी की उत्पत्ति करनी थी, जो गए और जिन्होंने इजराइल के पार्लियामेंट में मां भारती का कर्ज उतारा, बोला हम आपके साथ हैं, अब और आने वाले समय तक हम आपके साथ रहेंगे। और ये जितने भी है ना, ये सफेद दाढ़ी वाले, काले कपड़े वाले, इनको भी एक मैसेज दिया गया, बोला भाई मेरी बात सुनो, कोई भी सभ्यता, कोई भी सोच, कोई भी चीज हो, कोई इजाजत नहीं देता कि इनोसेंट लोगों को मारने का। और हमास का नाम लिया, और अब मेरी डिमांड जो थी, मुझे लगता वो पूरी होने वाली है। संजय सर, आपके प्लेटफॉर्म से, बाकी अन्य प्लेटफॉर्मों से मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निवेदन किया था, हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए, क्योंकि इनका पीओके में भी लेना देना था। मैं अब भी कहता हूं कि जो पहलगाम में हुआ उसमें हमास या हिजबुल्लाह भी शामिल था विद पाकिस्तानी एसएसजी। तो मुझे लगता है कि हमास को आतंकवादी संगठन भी घोषित किया जाएगा। ये दमखम, ये हिम्मत भारत के किसी प्रधानमंत्री में नहीं थी। ये हिम्मत जो मोदी जी ने दिखाई, किसी ने नहीं दिखाई। एक और बात बोली, बोला जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन इजराइल को हमने रिकॉग्नाइज किया, मान लिया, पर डिप्लोमेटिक संबंध बनाने में इतने साल लग गए। और आज मोदी गए और वहां बोला मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सर, इस युद्ध के क्षण में, इस युद्ध के समय में कौन किसके कंट्री जाता, कौन किसके पार्लियामेंट को एड्रेस करता, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इसने भारत का वर्चस्व और ऊंचा कर दिया। और ये जो मुसलमान कंट्रियां सोचती थी, पाकिस्तान के चक्कर में पड़ के कुछ मुसलमान कंट्रियां, हम इस्लामिक नेटो बनाएंगे, हम उम्मत की फौज बनाएंगे, पाकिस्तान के पास इस्लामिक बम है, हम हिंदुओं के। हुआ क्या उस इस्लामिक नेटो का? वो उसकी हवा निकल गई। उसमें क्या हुआ कि देखिए, उसमें दो कारण हुए। पहली बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान है भिखारी, मतलब इनके पास भीख मांगने के भी पैसे नहीं है। ये जा रहे थे इस्लामिक नेटो के नाम पे पैसा वसूल करेंगे। जब मुल्ला मुनी लिबिया गया, इसने बोला मेरे पास जो हथियार है 92% पाकिस्तान में बनता है। या तो वो लिबिया वाले बेवकूफ है, या ये बहुत बड़ा शाड़ा है। दूसरी बात, इन्होंने JF-17 बेचने की कोशिश की सऊदी अरबिया को। बोला जनाब ये JF-17 लो, हमें आपसे पैसे देने हैं, पैसे तो हमारे पास है नहीं, JF-17 लो। ये सोच रहा सऊदी खरीदेगा, पूरे इस्लामिक उम्मत खरीदेगी JF-17। सऊदियों को एक फोन गया अमेरिका से, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, अगर ये JF-17 यहाँ खड़ा कर दिया तो ये जितना अमेरिकन आर्सनल है इसका सपोर्ट समझो बंद। और हर आम अमेरिकन हथियार में किल स्विच तो होता ही होता है, और इंटरऑपरेबिलिटी बंद, काम खत्म। अगर चाइना वहां आ गया और अगर चाइना का हथियार तुम्हारे यहाँ आ गया तो गुड बाय, अस्ता लिबिस्ता, अमेरिका सपोर्ट कल से बंद। उनकी हालत खराब, उन्होंने पाकिस्तान को लात मार दी, कहा भाई हमें। जी, ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें, देखिए ये 4-4, 5-5 मुल्क हमारे दरवाजे पे आ गए और हमारे साथ ऐसी तैसी कर रहे थे। अगर आज भारत इजराइल के साथ मिलके हेक्सागोनल अलायंस की बात कर रहा है, जिसमें अरब मुल्क भी होंगे, जिसमें आपके वेस्ट एशिया के मुल्क भी होंगे, जिसमें आपका ग्रीस और साइप्रस भी होगा, यानी कि तैयब अर्दोगन की मुसीबत उसके घर तक ले जाएंगे। ठीक है जी, यानी कि ये जो आर्मीनिया है उसको भी हम हथियार दे रहे हैं अजरबैजान के खिलाफ। यानी कि कहीं ना कहीं भारत ये मैसेज दे रहा, अगर तुम मुस्लिम नेटो बना रहे हो, तुम ये अपना इस उम्मत की फौज बना रहे हो, तो भैया हमारे पास भी तो विकल्प है, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे क्या? और जो मुस्लिम नेटो का कॉन्सेप्ट था, जो हमारी बात हो रही थी, वो इसलिए फेल हो गया क्योंकि JF-17 सऊदियों ने खरीदने से मना कर दिया। उन्होंने भाई भाई हमें नहीं खरीदना, अमेरिका का सारा हथियार हमारे लिए बेकार हो जाएगा। इस सब के बाद पाकिस्तानियों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। फिर हमारी ट्रेड डील्स हो गई, एक में 10 ट्रिलियन का मार्केट खुला, एक में 30 ट्रिलियन का मार्केट खुला। तो पाकिस्तान को लगा यार भारत का वर्चस्व तो बढ़ रहा, और इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भारत का प्रधानमंत्री युद्ध के पीक में जाएगा और इजराइल के पार्लियामेंट में बैठ के इजराइल को सपोर्ट देगा। और आने वाले टाइम में जो इजराइल और भारत की कॉपरेशन हो रही, जिस चीज में कॉपरेशन हो रही, वो सोच सोच के इनके दिमाग के पेज उड़ गए हैं कि अगर ये हुआ तो हमारी वक़्त कहां रह जाएगी। क्योंकि सर देखिए, इजराइल का हथियार आएगा, सबसे ज्यादा यूज होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। बाकी कह रहा है पाकिस्तान की, जी देखो इनकी चाइना के अगेंस्ट भी अलायंस बढ़ रहे हैं।
भाई एक बात बताओ, चाइना तुम्हारा मामा लगता था क्या जो PL-15 तुम्हें दे दिया? चाइना तुम्हें हथियार दे रहा, चाइना के साथ तुम खड़े रहते हो। अगर हमारा कल को अलायंस बनता है जो चाइना को भी हानि करता है तो ठीक है, तो इसमें क्या बुरा है? मतलब तुम मुस्लिम नेटो बनाओ, तुम इस्लामी अलायंस बनाओ, तुम 25 तरह के अलायंस बनाओ, और भारत अगर अपने हित हेतु, अपने इंटरेस्ट हेतु अपने लोगों के पास जाए, अपने अपना डिफेंस को मजबूत करना चाहिए, तुम्हें तकलीफ हो रही है। बाकी मैं तो पाकिस्तानियों को ये कहूंगा, तुम जाके मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ चढ़ के कूद जाओ। मैं तो पाकिस्तानियों को ये कहूंगा, तुम जाके कराची के समुंदर में कूद जाओ, जो मर्जी करना करो। भारत को जो करना है भारत करके रहेगा, और किसी के बाप से नहीं डरता भारत। इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट इन एनी वे व्हाटसोएवर। आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल क्लियर एंड लाउड मैसेज है। और अगर आप ये इस्लामिक नेटो बना सकते हो, अगर नेटो हो सकता हो, तो भारत भी अपने विकल्प बना सकता है। इस हेक्सागोनल अलायंस के बाद देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू का बिल्कुल क्लियर मैंडेट था कि भाई, थॉट प्रोसेस था, यहाँ दो तरह के रेडिकल फोर्सेस है, एक शिया रेडिकल्स है, एक सुन्नी रेडिकल्स है। अब शिया रेडिकल्स में आपका ईरान और इसके प्रॉक्सी या यमन वमन ये सब मिलके आगे होती वगैरह, हिजबुल्लाह वगैरह। और अब जो सुन्नी रेडिकल्स है, इसमें आपका तुर्की आता है, इसमें आपका पाकिस्तान आता है, इसमें आपका लीबिया आता है। ये सऊदी अरबिया को अपने में अपने अपने साथ खींचने के चक्कर में, और ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो भारत और भारत के इंटरेस्ट को हर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत क्लियर और एक बहुत डायरेक्ट मैसेज है, बॉस, भारत इज गोइंग टू मेक इट्स ओन वेज। आपको तकलीफों हो, आपको जो भी करना हो आप कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जो भारत खुल के खेल रहा है, जो भारत सामने खेल रहा है, और मुझे सबसे अच्छी बात लगी जो मोदी जी ने बात की मेजर जेकब की। अब इनको लगता था जेकब तो क्रिश्चियन है, अब इन्हें पता लगा मेजर जेकब वो इंडियन जू है जिसने बांग्लादेश को तुमसे अलग किया था, जिसने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए थे। वहां भी यहूदों वाला एलिमेंट आ गया, वहां भी यहूदी एलिमेंट आ गया। मतलब ये 2000 साल से रिलेशन, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हथियारों पे डील हो रही। अब सुनने में आया कि $8.6 बिलियन वर्थ की डील हो रही है, और इजराइल वापस भारत का सेकंड बिगेस्ट आर्म्स सप्लायर बनने वाला है। अब ये जब चीजें होंगी और इस लेवल की कॉपरेशन होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, और ये चुन चुन के कैसे मारना है। इसराइल तो बड़ा अच्छा है ना, ये यहाँ मिलेगा, वो उस घर में मिलेगा, वो उस गली में मिलेगा, ये वाले ड्रोन, ये ड्रोन से मरेगा, ये गोली से मरेगा, इसके लिए छोटा वाला रॉकेट भेजना पड़ेगा, इसके लिए बड़ा वाला रॉकेट भेजना पड़ेगा। जब ये ऐसी हमारे कॉपरेशन होगी, तो ये जितने भी हाफिज सैयद दाएं बाएं जो भी घूमते रहते हैं, इनका कितना टाइम निकलेगा। पाकिस्तान को डर लगना चाहिए। पाकिस्तान की इसीलिए डर लग रहा है कि भाई ये हिंदू कहां से जग गए, हिंदुओं ने अलायंस कहां से बना ली। इन्हें लगता था ये इनके बाप का राज है, दुनिया में जो कहेंगे यही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अब इनको समझ आ रहा है कि तुम्हारे तैयब अर्दोगन के दरवाजे तक हम जाके दस्तक देने की हिम्मत रखते हैं, और आर्मीनिया में जो करेंगे करेंगे। जितना आप ग्रीस और साइप्रस को आर्म करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उतना वो तैयब अर्दोगन की हवा यूरोप में ही टाइट कर देंगे। यहां तक आने की उसकी औकात ही नहीं बचेगी। यानी कि वो, आप देखिए, आज चाइना हो या कोई भी हो, पाकिस्तान की मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। चाइना भी भारत से भिड़ने की औकात नहीं रखता, क्योंकि चाइना को पता, जितना इंडिया और यूएस की ट्रेड डील होगी, जितना व्यापार बढ़ेगा, उतना घटेगा तो चाइना का। कारण क्या है? यूएस ग्रो कर रहा आपका 1.2% पे। अगर जितना आपका व्यापार बढ़ेगा, सर यूएस कोई थोड़ी ना 20% पे ग्रो कर रहा कि भारत से भी व्यापार करेगा, चाइना से भी व्यापार करेगा। जितना भारत का व्यापार बढ़ेगा, उतना चाइना का घटेगा। तो चाइना को भी अपने विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। वैसे चाइना फंसा पड़ा ईरान में। ये जो CM-302 मिसाइल है, ये जो माना जाता है चाइना ने ईरान को दी है, जो हाइपरसोनिक एंटी क्रूज शिप मिसाइल है, इसको लेके वैसे ही वो बड़े विवादों में फंसा है। बड़े अमेरिका की मतलब ना रॉन्ग बुक्स में आ गया, इजराइल की रॉन्ग बुक्स में आ गया। अगर चाइना ने दुनिया भर में सारे रोग नेशंस को सपोर्ट करने का फैसला किया, वो ईरान हो, वो आपका नॉर्थ कोरिया हो, या वो जितने भी उल्टे सीधे इस्लामिक मुल्क हो, या ये जितने भी रोग नेशंस, अगर वो इनको सपोर्ट करना चाहता है, वो उसकी गलती है। अगर उसका ईरान में इन्वेस्टमेंट डूब रहा, वो उसकी गलती है। अगर ईरान से उसका तेल आना बंद हो रहा, वो उसकी गलती है। चाइना को चाहिए था भारत का सपोर्ट करे, भारत के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, और दुनिया के साथ एक सकारात्मक रुख रखे। आपने वायरस बनाया, आपने दुनिया भर के इन जिहादी संगठनों और जिहादियों को सपोर्ट किया कि एक से इसको ठोकूंगा, इससे अमेरिका को मारूंगा, इससे उसको मारूंगा। अब ये जो मैक्सिको में एल मेंशो मरा, ये कोई कहना गलत थोड़ी हुआ, ये सबसे बड़ा एजेंट था चाइनीज इंटेलिजेंस का। MSS का सबसे बड़ा सेटबैक हुआ एल मेंशो का मरना, ये सब जानते हैं। तो जब ये ऐसे चीजें हो रही है, चीनियों को भी तकलीफ हो रही है, तो होने दीजिए। अकबर आपके कर्म ही है। अगर आपको खमेनी पे, अगर आपको पाकिस्तान पे, अगर आपको एल मेंशो पे पैसे लगाने हैं कि भाई एल मेंशो से मैं अमेरिका की ऐसी तैसी करूंगा, खमेनी से मैं इसराइल की ऐसी तैसी करूंगा, मिडिल ईस्ट की, और पाकिस्तान से मैं भारत की ऐसी तैसी करूंगा, अगर आप प्रॉक्सी पालोगे तो आपको उसका इम्प्लीकेशन आएगा।
और ये बिल्कुल ट्रंप ने एक बात सही कही कि सबसे ज्यादा आतंकवादियों का नेटवर्क जो जिसका दुनिया में पाल रखा वो तो ईरान ही है, और उसके बाद पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को हम तो निपटा ही रहे हैं, अब ईरान को इजराइल और अमेरिका जाके निपटा रहे हैं, बाकी एलमेंचो वगैरह निपट गए हैं। धीरे धीरे करके ये सारे जो कड़ियां हैं जो देश और दुनिया को अनस्टेबल करते हैं, उनको एक एक करके निपटाने का काम हो रहा है। अब ऐसे में जिसको तकलीफ होती है सर, हो हम क्या कर सकते हैं? इनको जहां रोना बिलकना रोना रोए, आर आर करे, रुदालियां बने, चूड़ियां तोड़े, और जाके वो क्या कहते हैं ना, वो चूड़ियां तोड़े और जाके कोठे पे मातम मनाए, जो मर्जी करना करे। को वैसे कोठे पे मातम अच्छा नहीं लगता, कस्टमर आते नहीं है। पाकिस्तानियों तुम्हें ये शोभा नहीं देता। हीरा मंडी हमेशा चमकती रहनी चाहिए ताकि नए नए कस्टमर आते रहे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता? चाइना नहीं ये तो आएगा बताइए, एक चीज ये तो बताइए, ये नेशनल असेंबली में क्यों चले गए रेजोल्यूशन लेने के लिए, भारत की निंदा करने के लिए? ऐसा क्या हो रहा था? सर बेचारे क्या करें, ये इनको डर लग रहा है कि जब भारत की इतनी इजराइल से खुल के दोस्ती नहीं थी, मतलब एक रिलेशन था, इतना नहीं था, तब इसराइलियों ने हमारी ऐसी तैसी कर ली। जो अभी लाहौर में जो इनका HQ-19 रडार वगैरह गया, HQ-9 जो भी इनके पास था, जो भी इनके एयर बेसिस गए, जो पहले मसूद अजहर पे हमने बम चलाए वो स्पाइस बम थे, अब इनको ये लग रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद भारत कहीं ना कहीं अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक के नजदीक भी आ रहा है। वैसे आज जैसे ये वेस्ट काफी ईरान में पोस्टर लगे कि 51st स्टेट ऑफ अमेरिका इजराइल है। हाँ, इजराइल आप कह सकते हो अमेरिका का एक वेसल स्टेट है, एक कह सकते हो, एक वेसल तो नहीं कहना चाहिए, एक 50 एक यूनियन टेरिटरी कह लीजिए आप। जो भी है, कहीं ना कहीं जब भारत इस ग्रुप में अलाइन होता है, इस ग्रुप में संपन्नता भी है, इस ग्रुप में ताकत भी है, इसमें जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिक्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। जितना भारत शक्तिशाली बनेगा तो दो ही लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, तो पाकिस्तानियों को और आपके चाइना को। अब जब ये बेचारों की तकलीफ अनबेरेबल हो रही है, जब आजकल बर्नॉल के स्टॉक भी खत्म हो गए, जब हमारे पास सिल्वर सल्फाइडाइजिन भेजने को नहीं है, पाकिस्तान में बर्फ की सिल्लियां बिकनी बंद, मतलब मिलनी बंद हो गई, इतने पाकिस्तानियों की जल रही है, कह रहे जी हम वहां जाएंगे या अधिवेशन लेके आएंगे। ये थोड़ा इसको एंटी इस्लामिक टिंच देना चाहते हैं कि जी भारत एंटी मुसलमान हो रहा है, इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। मैं एक बात बताऊं, भारत के बहरीन के साथ अच्छे संबंध हैं, हमारे मोरक्को के साथ अच्छे संबंध हैं, हमारे ये यूएई के साथ बड़े अच्छे संबंध है, थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, अभी इतनी हमारी ट्रेड डील हुई। ऐसा नहीं है भारत एंटी मुस्लिम है। भारत वहां अपने राष्ट्रहित देखता है जहां आप सिर्फ इसलिए इकट्ठे हो रहे हो कि आप मुसलमान हो। मैं आपको सीधी सी बात बोलूं संजय सर, खमेनी कहता है, हिजबुल्लाह कहता है कि मेरे को यहूदों को इसलिए मारना ताकि दिन आखिरत या करामत आए, उसको लाने के लिए मुझे यहूदों को मारना। वो खमेनी का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसने जी यहूद मारे, नहीं तो मेरे और इसराइल के बीच 2000 मील का फासला, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। यहां पाकिस्तानी कहते हैं गजवाए हिंद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कयामत लानी है। भैया तुम्हारी कयामत आए या ना आए उसके लिए क्या हम मरे, हम कन्वर्ट हो? नहीं मरे तो मारो, वहां यहूदों को मारो, वहां इनको मारो। डोनाल्ड ट्रंप ने भी परसों एक अच्छी बात बोली, बोला यार एक बात बताओ, ये लोग हमेशा मरने मारने की बातें क्यों करते हैं? वेयर दे ऑलवेज दे आर ट्राइंग टू किल समबडी, मतलब आज इसको मारो, आज उसको मारो, आज वहां जहाद करो, आज यहाँ जहाद करो, आज इसको मारना है। कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम्हारी आखिरकार समस्या क्या है? तुम चाहते क्या हो भाई? Why are you always trying to kill people? That is a question which everybody is asking. तो साहब जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है तो मारना ही पड़ेगा ना। हाँ, हमारी तो नहीं होती। भाई तुम्हें तुम्हारा है, जो कुछ भी हिसाब किताब करो। अल्टीमेटली कुछ न कुछ सर देखिए, ये जो इस्लामिक हेजेमोनिक ताकतें हैं, इनको कहीं ना कहीं एक संरक्षण मिल रहा था ईरान से, और ईरान ने कहीं ना कहीं एक इस्लामिक टेरर को और इस्लाम के नाम पे मरना मारना को लेजिटिमाइज कर रखा था। रेजिस्टेंस कहते थे, ये कहते थे, वो कहते थे। अल्टीमेटली जब ये चीजें ध्वस्त हो रही है, देखिए पाकिस्तान को कहा जाता था ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ मदीना। भाई पाकिस्तान का काम था इस रीजन को इस्लामाइज करना या इस्लाम को प्रचलित करना, गजवाए हिंद करना, और व्हाटएवर जो उनका पाकिस्तान का एजेंडा था। अब ईरान गिर रहा है, ये अब इंडिया का इजराइल के साथ टाइप हो रहा, पाकिस्तान भी गिरेगा। अफगानिस्तान आप जानते हो गिर चुका है। धीरे 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 ये इस्लामिक हेजेमनी को चैलेंज किया जा रहा है, और पाकिस्तान जिसकी दुकान ही चलती इस्लाम के नाम पे कि जी आज इस्लाम में ये हो गया, आज मुसलमान यह हो गया, आज महा मुसलमान हो गए, तो वो रोएगा बिलकेगा। पर यही पाकिस्तान जब अफगानिस्तान में औरतें और बच्चे मारता है, यही पाकिस्तान जब अगले दिन कहता है कि जी मुझसे गलती हो गई, मेरे को पता नहीं था वो औरतें और बच्चे थे, उसके बाद फिर कहता नहीं हमने 80 तो तहरीक तालिबान के फाइटर मारे, 30 आईसिस खुरासान के फाइटर मारे हैं।
यही पाकिस्तान जब रमजान के महीने में औरतों और बच्चों को मारता तब ठीक है, पर कोई गैर मुसलमान नहीं मारना चाहिए तब इसको तकलीफ है। आज हम अपनी रक्षा कर रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, इसको तकलीफ है। भारत अपनी बाउंड्रीज मजबूत कर रहा है, इसको तकलीफ है। इनको तकलीफ ये है कि मुसलमानों ने पहले आए, रेजिस्टेंस नहीं मिला, आए, आते गए, 600 साल राज किया, 600 साल जजिया उठाया। आज वो प्रकरण नहीं हो रहा। आज मिलके चीनियों के साथ मिलके कुछ नहीं कर पा रहे। आज सवाल ये कि इतने मतलब वो जो भारत दिन ब दिन मजबूत हो रहा, भारत की बाउंड्रियां मजबूत हो रही है, भारत का शासन प्रशासन मजबूत हो रहा है, यहाँ तकलीफ है। भारत उतना ही कमजोर रहना चाहिए था। आज अब्दाली आ गया, कल कोई और आ गया, परसों गजनी आ गया, परसों गोरी आ गया, तो मतलब आते रहे, लूटते रहे, जाते रहे, आते रहे, लूटते रहे, जाते रहे। जब ये सिस्टम रुक गया तो इनको तकलीफ हो रही है। भाई साहब, ये आपने कैसे कर दिया, ये आपने कैसे रोक दिया? आप ये अपने आप को मजबूत क्यों कर रहे हो? आप अपने हथियार क्यों ले रहे हो? मतलब इनको, इनके दिमाग में किसी ने ये डाल दिया है कि अगर तुम मुसलमान हो, तुम सुपीरियर हो, यू आर डेस्टिन्ड टू रूल द वर्ल्ड। जैसे चीनियों के दिमाग में डाला है चाइनीज आर डेस्टिन्ड टू रूल द वर्ल्ड, वैसे इनके दिमाग तुम सुपीरियर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, भाई तुम्हें 7 खून माफ है। ये प्रकरण, ये विचारधारा कहीं ना कहीं इनके लिए घातक साबित हो रही है और इनके लिए बहुत दर्दनाक साबित हो रही है। और भारत के जितने भी टाइप है सर, अगर आपकी इकोनॉमी को बढ़ना है, आपको मिलिटरीली भी बढ़ना है, आपको इकोनॉमिकली बढ़ रहा है, और मोदी के नेतृत्व में भारत दोनों चीजें कर रहा है। ये एफटीए भी कर रहा है, चीजें हो रही है, इजरायलियों के ये साथ भी भी एक एफटीए। बात ये भी चल रही है कि साहब, बात क्या चल रही है, फाइनली हो गई है कि जो आयरन डोम और आयरन बीम है, ये दोनों टेक्नोलॉजीज भारत को देगा इजराइल। तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान को तो हम अब 15-16 टुकड़े करेंगे, और इतने छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, और तब ये आपस में बिखरेंगे। मतलब पाकिस्तान आने वाले टाइम में अफ्रीका से बदतर होगा। आई हैव डू रिस्पेक्ट फॉर अफ्रीका। बिल्कुल ये ना एक खाने के लिए तरसेंगे, खाने पीने के लिए मरते रहेंगे, कटते रहेंगे। और जो ये टेक्नोलॉजी आ रही है सर, मैं आपको बताऊं, आयरन ड्रोम, आयरन बीम आ रही है, वो मिसाइल आ रहा है विच कैन डू बंकर बास्टिंग, आपके लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स, उसके अलावा 5th जनरेशन ड्रोन्स विच आर द वेरी लेटेस्ट, उसके अलावा एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, इकोनॉमिक्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी, एंड इजरायलियों के पास बहुत बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर भी, जिससे लोगों का सब कुछ सुन सकते हो, जैसे जिसको लेके हमारे राहुल गांधी बड़े विचलित रहते थे। ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी है, और वो एआई वाला वेपन जिसमें मेरा खास इंटरेस्ट है, जो आपको ना बिल्कुल आप एक बार उसमें अपने को, जितने ये गद्दार है उनको फीड कर दो, वो आपके फोर्सेस को लाइव देगा कि तेरा टारगेट कौन सा है, तू अभी किसके पास है, किसको तू अभी ठोक सकता है। मतलब जब इजराइल का जहाज उड़ता है तो किसी ना किसी को ठोक के ही वापस आता, वैसे वापस नहीं आता। तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजियां है, ये हमें मिलने वाली है, और इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। और आयरन ड्रोम के होते ही है जो जितने भी आप प्रोजेक्टाइल चलाइए, लोअर रेंज के प्रोजेक्टाइल, एक जिनकी एक 50 एक एक एयर टू एयर मिसाइल 250 किलोमीटर रेंज वाली भी मिल रही है, स्काई स्टिंग जिसको बोलते हैं, स्काई स्टिंग। हाँ, यही तो कह रहा था मैं आपको, यही तो बंकर बस्टर है सर, ये वाली स्काई नहीं स्टिंग नहीं, जो ये है। तो एयर टू एयर मिसाइल है। हाँ, ये सॉरी एयर टू एयर है, वो दूसरी है। ये भी हमें मिल रही है। और इजराइल ने तो, देखिए, इजराइल के एम्बेसडर ने पीछे बोला था, हम आपके लिए इतनी टेक्नोलॉजियां देंगे आपको जो आज तक हमने किसी को नहीं दी। तब पाकिस्तानियों को तकलीफ हो रही, जब भारत को ये टेक्नोलॉजी मिलेगी तो किसके खिलाफ यूज होगी तो इनके खिलाफ ही यूज ना। इनको तकलीफ तो होनी चाहिए। और दिन ब दिन पाकिस्तान पे पैसे कौन लगा रहा है? अमेरिका का पाकिस्तान में इंटरेस्ट, बहुत जाहिर सी बात है, केवल ईरान तक है। ईरान खत्म, अमेरिका का इंटरेस्ट इनमें खत्म। अमेरिका का इंटरेस्ट तो भारत में है। अब $500 बिलियन का व्यापार करना साल में। ट्रंप तो पीछे कह रहा था, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है भारत के साथ जो मैंने एफटीए किया, उसको अपने सबसे बड़ी अचीवमेंट बता रहा है। जब ऐसी चीजें हमें दिख रही है, पाकिस्तान की वैल्यू दिन ब दिन खत्म हो रही है, और पाकिस्तान को ये लग रहा है भाई हमारा अब कुछ नहीं चलने वाला। सर, चाइनीज हथियार पहले भी नहीं चले, ऑपरेशन सिंदूर में भी नहीं चले। अब जब इजरायली हथियार भी आएंगे, देखिए आपके पास आज इजराइल हथियार देने को तैयार है, आपके साथ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूरोप तैयार है, आपके साथ रशिया कर ही रहा है, अमेरिका भी कहता मैं जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार हूँ। और यूरोप की बात करें, वहाँ फ्रांस भी आता, वहाँ जर्मनी भी आता, वहाँ इटली भी आता है। फिर आपका डीआरडीओ हथियार बनाता जो वर्ल्ड क्लास है। मतलब माइनस चाइनीज वेपन, दुनिया में कोई ऐसा हथियार, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर या कोई ऐसी संस्था नहीं है जो आज भारत के साथ कोलैबोरेट करके हथियार बनाना नहीं चाहती और इनको एक्सपोर्ट भी करना चाहती है। इजराइल ये भी तो कह रहा है मेरे पास कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजियां हैं जो मैं बनाता हूँ, बट मेरी समस्या बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और आबादी कम है एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल, वी आर नॉट एबल टू मार्केट देम।
अगर भारत के साथ हमारा कॉपरेशन होगा, भारत फिर उनको मैन्युफैक्चर करेगा, एंड बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड ऑल वी शुड बी एबल टू सेल देम अक्रॉस द होल वर्ल्ड। तो धीरे धीरे भारत हथियारों में, जो मोदी जी ने कहा था कि आने वाले 5 से 10 सालों में हमें टॉप 5 वेपन एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड बनना, वहां की तरफ जा रहा है। और अगर जियो पॉलिटिक्स में आप देखेंगे, हथियार मे नॉट बी गुड मनी, बट हथियार आपका वर्चस्व बनाते हैं दुनिया में, और वही हम कहीं कहीं उसी तरफ जा रहे हैं। और भारत एक ऐसा देश है जिसको हर तरह का, हर ग्रुप का बनाया हुआ हथियार मिलता है, और ये हथियार कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी की मौत का सामान तो है। इससे मरेगा तो पाकिस्तानी फौजी, इससे मरेगा तो पाकिस्तानी अफसर ही। तो इन्हें तो पता है, देखो चाइना हमसे लड़ने आएगा नहीं, तो बचा कौन? पाकिस्तान। ये आएगा, इसको हम ठोकते रहेंगे, इनको मारते रहेंगे। वैसे पाकिस्तानियों को क्या फर्क पड़ता है, तहरीक तालिबान मारे, बलूचिस्तान मारे, कुछ को हम भी मार देंगे। मरना तो ही ना, दिन के 10-15 तो जाने ही ऊपर, तो हम मारे, ये मारे, वो मारे, इनके बाप का क्या जाता है। मेरा तो ये मानना है कि इनको मारते रहो, इनको ठोकते रहो और काम करते रहो। ये है पाकिस्तान की असलियत। बाकी इजराइल से पाकिस्तान को डर तो लगता है सर, ये तो पक्की बात है, बहुत डर लगता है। और इन्हें लगता है कि यार ये अगर भारत इजराइल की तरह होने लगा तो तब सोचिए जो लाइन पार के और जो लाइन के अंदर वाले, इनका क्या होगा। क्योंकि इजराइल का ना दोनों पे एक्शन होता है, लाइन के पार भी एक्शन में अच्छा है, लाइन के अंदर भी एक्शन में अच्छा है। ये बुलडोजर चलाने वाला लॉजिक आया तो इजराइल से, बेसिकली इजराइली तो बुलडोजर चलाता ना, आया तो बुलडोजर का लॉजिक आया इजराइल से, मानना चाहिए, उनका आईपीआर है, हमने अपनाया। ठीक उसी तरह से अगर हम कई सारी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस इजराइल की अपनाएंगे, जो यहाँ के उपद्रवी है, जो यहाँ के गद्दार हैं, तो उनको भी तो कुछ समझ आएगा ना कि भाई क्या होता है, क्या नहीं होता। और इजराइल धीरे धीरे आपको टेक्नोलॉजी है क्या, टैक्टिक्स भी देगा, किससे क्या उगलवाना है, कैसे बताना है, कैसे मतलब 5 मिनट में किसी का घर बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया जाए। ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है, कैसे इन्फिल्ट्रेट करते हैं, कैसे, और भी कई सारे तरीके हैं जो जो अंदर का, जिनके दिमाग में पाकिस्तान है, और जो पाकिस्तानी उनके तो खैर सिस्टम हो गई। अब जिनके दिमाग में पाकिस्तान है और पाकिस्तान की तरफ वफादारी है, डर तो उन्हें भी लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का वर्चस्व खत्म होता नजर आ रहा है। जी। और ये जो आपका हमारे यूनुस मियां है, ये कहाँ है? यूनिस मियां तो फिर अपना एनजीओ चलाने लगे। इन पे तो बड़े बड़े आरोप लगे कि एक तो गबन वबन के तो लगे ही, इन पे तो ये भी लगा कि भाई इसने प्रेसिडेंट को नजरबंद कर रखा था, उसे काम करने नहीं दे रखा था, वो तो कह रहा मुझे हाउस अरेस्ट कर रखा था। और अब देखिए रहमान के आने के बाद लग तो रहा है कि थोड़ा ये सुधर गया है, थोड़ा इसकी इसकी हाँ, सिट्टी क्योंकि पिट्टी। रहमान के आने के बाद 2-3 चीज़ें जो है, जो मेजर हुई हैं, वो रहमान के आने हाँ के बाद में। पहली बात तो उसने वो रिफॉर्म काउंसिल वाली ओथ नहीं ली, जी और जमाते इस्लामी वालों ने ली, इसने, इनके जो 208 लोग थे उन्होंने नहीं ली। इनका कहना है कि रिफॉर्म काउंसिल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम क्यों लें। तो जी वहीं से इनके और जमात में झगड़ा शुरू हो चुका है। उसके बाद आते ही बल्कि 2-3 दिन पहले वो मिलिट्री में बड़ा मेजर रिशफल कर दिया। हाँ और मिलिट्री में वो जो वकारुज़्ज़मा का जो एक वो कंपेटिटर बैठा रखा था ना, जो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर जो होता है, कमरुल इस्लाम, तो कमरुल इस्लाम उसको हटा दिया वहाँ से। जी। और अब तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि जो वकारुज़्ज़मा जो मिलिट्री चीफ है और तारिक रहमान में, उनमें तो वो चल रही है, क्या बोलते हैं, पप्पी झप्पी। नहीं, और ये इंडिया में वीजा सर्विसेज भी तो खोल दी उन्होंने, वीजा सर्विसेज भी तो खोल दी सारी, वो जो वीजा सर्विसेज रिस्टोर कर दी है। सर देखिए, अगर इसमें दिमाग होगा, इसको हमने एक ही चीज बोली थी भाई, हिंदुओं के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तेरी 6000 आइटमों की डिपेंडेंस है यहाँ से, तेरी बिजली तब तक चलेगी जब तक हम चाहेंगे। और भारत से पंगे लेके, भाई ट्रम्प की औकात नहीं थी भारत से पंगे लेना। ट्रम्प कुछ भी कहता रहा, आया तो भारत के नीचे आया ना, आया तो ऊंट पहाड़ के नीचे। यूरोपियन यूनियन 17 साल से गोलियां दे रहा था, आया था ना, कहते हैं ना वो मरते क्या ना करते, आए ना यहाँ पे। अगर आज ट्रम्प की औकात नहीं है, आज चाइना की औकात नहीं है, आज यूरोपियन यूनियन की औकात नहीं, तो भाई तू किस खेत की मूली है। तू तो संरक्षण में रहे, तू तो आशीर्वाद में रहे, तेरा काम चलता रहेगा। बट हाँ, हिंदुओं का अहित नहीं होना चाहिए। और हमारे खिलाफ ये पाकिस्तान का जो भी तेरा एजेंडा यूनिस ने चलाया था, जो भी पाकिस्तानियों को संरक्षण मिला था यूनिस के माध्यम से, उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। सीधी सी बात यही, और तो कोई लंबी चौड़ी बात तो हम आपसे कह नहीं रहे कि भाई आप ये करो और काम चलाओ आगे।
ये हम आपको कह रहे हैं। बट इसको एक बात बिल्कुल क्लियर समझनी चाहिए, बिना भारत पे आश्रित हुए इसका काम नहीं चल सकता। ही कैन नॉट डू एनीथिंग, दिस इज व्हाट ही हैज टू वेरी वेरी अंडरस्टैंड। और भारत को खुश रखना पड़ेगा, इट्स नॉट इक्वल रिलेशन। भारत यहाँ, आप यहाँ हो, आपको वो समझना पड़ेगा हम बड़े हैं, हमारा वर्चस्व बड़ा है, और आपको जरा आदाब और अस्सलाम वालेकुम वहां से भेजना पड़ेगा। इक्वल अभी तो रिलेशन ये नहीं, इसने तो ये तो खबर तो ये आ रही है कि साहब की यूएस के जहाज साथ में जो ट्रेड डील है उसको ही इसने अनऑथराइज्ड करार कर दिया है। कह रहे कि साहब कि इस पे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ही विल किसने? नॉट ऑनर दिस, तारिक रहमान ने। हाँ क्योंकि सर देखिए, हाँ करेक्ट। और जो अभी अभी जो प्रेसिडेंट का जो इंटरव्यू पब्लिश हुआ है वो तो बड़ा ही हैरत अंगेज है। वो तो बेचारा कह रहा मेरे को तो भाई हाउस अरेस्ट था, मैं, मेरे को तो काम ही नहीं करने दे गया है, मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं उसने। और देखिए ट्रेड डील जो यूएस के साथ इनकी है सर, इनको अब इनको एक बात बताइए, ये यूएस के काहे को चक्कर में पड़ रहे हैं? ये भारत के संरक्षण में रहे, भारत से थोड़ा बहुत इनका दाल रोटी चलती रहेगी। ये देखिए एक लेवल होता है ना, अगर यूएस से ट्रेड डील करनी हो, भारत जैसा देश करता है, बड़ी इकोनॉमी, जहां 500 बिलियन की आज साल का व्यापार की बातें होती है, आने वाले टाइम में 700 बिलियन। तो भाई तुम्हारी औकात कितनी, तुम कितना कर पाओगे? तुम भारत के साथ थोड़ा बहुत करते रहो, अपना तुम्हारा दाल रोटी चलती रहेगी। इसीलिए तुम भारत से compete करने की मत सोचो, तुम भारत के सामने सरेंडर करो, बोला आप बड़े भाई हो, आप करो, हम तो आपके पीछे खड़े हैं, जैसा आप बोलोगे, जो भैया बोलेंगे वो करेंगे, ऐसा इनका एटीट्यूड होना चाहिए। इनको अपनी कहीं ना कहीं असलियतों को और अपनी हैसियत को समझ के आगे के कदम बनाने चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी बाकी सर, मेंढकी को जुकाम होता है तो वो थोड़ा भारी पड़ता है, इनको तारिक रहमान साहब को समझना चाहिए कि भाई भारत वो नहीं रहा, भारत बदल गया है, भारत का पूरा इकोसिस्टम बदल गया। भारत इज अ जाइगेंटिक पावर नाउ एज पर मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। तो आपको उस लेवल पे आके सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग को ना ट्यून ऑन करना पड़ेगा, टू फाइन ट्यून योर ब्रेन टू दैट रियलिटी। इक्वल रिलेशन नहीं है, हम यहाँ हैं, आप यहाँ हो, एंड यू हैव टू एक्नॉलेज दिस एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। आपको ये मान के बिहेव करना पड़ेगा इससे, और ये कहीं ना कहीं इसको समझना पड़ेगा। और भारत का हित करके भैया तुम्हारा हित नहीं हो सकता। और हमारी बांग्लादेश के ऊपर बहुत लिवरेजेस हैं, और सीधी सी बात है सर, पाकिस्तान के चक्कर में जो भी पड़ा या जिसके चक्कर में पाकिस्तान पड़ा, आज तक किसका भला हुआ जो तुम्हारा हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो पाकिस्तान तो खुद भिखारी मरा हुआ है, आज तहरीक तालिबान मार रहा, कल बलोच मार रहे हैं, आज ये मार रहा, आज वो मार रहा, तो तुम उनके चक्कर में भैया काहे को पड़ रहे हो? व्हाट आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान? आंसर इज नथिंग, यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। ये इनको समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे रहमान में जो इनिशियल चीजें दिख रही है, बाकी भगवान जाने, इनिशियली तो लग रहा है कि इसको अपनी औकात समझ आ गई है, एंड ही इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट हाउ मच इज हिज लिवरेज, इसका लिवरेज कितना है, इसकी बैंडविड्थ कितनी है, वो कहीं ना कहीं रहमान समझ रहा है। मेरा ये मानना है सर, थोड़ा सुधर रहे हैं, अब देखिए आगे क्या है। वो एक क्या नाम का उनका, तारिक फतेह साहब एक बड़ी अच्छी बात कहते थे आपको किससे डर लगता है? कहता है यार हमें एक चीज से जो डर लगता है कि हम सबके अंदर वो छोटा मुल्ला है, पता नहीं वो कब जाग जाए। वो छोटा मुल्ला ना जागे फिलहाल सिस्टम अंडर कंट्रोल है, पर अगर वो छोटा मुल्ला जाग गया फिर तो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। और मैंने देखा कि जब भी इस्लामिक कंट्रियों में संपन्नता आती है, इस्लामिक जो ये थियोक्रेसीज होती है थोड़ा संपन्न होती, इन सब के अंदर छोटा मुल्ला ऑटोमेटिकली जाग जाता है। और जैसे ही वो जाग जाता तो पतन का मीटर चालू हो जाता, उसका ना टाइमर शुरू हो जाता है। मुझे हम तो यही करेंगे कि ऐसा बांग्लादेश में ना हो, और यूनिस ने तो ये सब करके देख लिया, मिला तो कुछ है नहीं। बाकी अब यूनिस का भी हिसाब किताब करना चाहिए, एंड वेरी हैप्पी जो लड़कों का गैंग है ये भी खत्म हो गया, ये भी ठंडे पड़ गए, ये भी बड़े हीरो बने फिरते थे, हम ये करेंगे वो करेंगे। बट अगेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही रहेगा कि हिंदुओं के साथ व्यवहार बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। हिंदू लाइफ शुड बी सुरक्षित एंड संरक्षित, और हिंदू इंटरेस्ट शुड बी पैरामाउंट इन बांग्लादेश। ये भारत का बैरोमीटर होगा, ये आपको इस पे 100% उतरना पड़ेगा, नहीं तो भैया आपकी ऐसी तैसी होगी, सीधी सी बात है। और अब जो मोदी जी का हमने नया अवतार देखा ना इजराइल में कल, ये एक नया मोदी है सर, ये अब खुल के खेलेगा, डायरेक्ट खेलेगा, ये दाएं बाएं नहीं देखेगा। ही हैड ऑप्शन ऑफ नॉट गोइंग देयर, ही कुड हैव अंकल ट्रम्प क्या करेंगे? अंकल ट्रम्प जो है वो इस समय तो बहुत उखड़े हुए हैं, वो
जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद से तो हमारी बात नहीं हुई उसके बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। जी, देखिए अंकल ट्रम्प का फिलहाल टैरिफ तो हो गया ठंडा। अब उसके पास सेक्शन 122 में 15% लगाने का प्रावधान था, 5 महीने का उसने लगा दिया। बट उसके पास अभी 4-5 ऐसे सेक्शन है जिसमें वो टैरिफ फिर लगाने की कोशिश करेगा। अभी अंकल ट्रम्प का पूरा फोकस है ईरान पे। वो चाहता है कि ईरान में मुझे एक डिसाइसिव विन मिल जाए, ईरान के भरोसे मैं इस स्टॉर्म को झेल जाऊं। आई शुड बी एबल टू वेदर दिस स्टॉर्म, आई विल यूज ईरान एज अ फिग लीफ। ईरान को आगे करके मैं स्टॉर्म को आई विल लिव थ्रू इट एंड आई विल ट्राई टू सेल थ्रू। ये अंकल ट्रम्प का मेन काम है, ये अंकल ट्रम्प ये करेंगे। हाँ, वो टैरिफ लगाने की फिर कोशिश करेंगे, बाकी जो प्रावधान है उनके पास स्मूथ हार्वे एक्ट है, स्ट्रेट एक्ट है, जिसमें अगेन वो जांच करनी है, जांच करने के बाद उसको ये जस्टिफाई करना है। इट्स नॉट इजी बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। बहुत कागज पत्रे बनाने पड़ेंगे, पर अमेरिका का संविधान ऐसा है जो उसको थोड़ा ये देता है। अब इस सेटबैक के बाद ही विल ओनली फोकस ऑन ईरान। ही वांट्स टू गेट समथिंग बिग फ्रॉम ईरान ताकि अपने वो लोग को दिखा सके। सर, अमेरिका का इतिहास देखिए सर, जब भी जो भी वॉर टाइम प्रेसिडेंट होता है वो कभी चुनाव नहीं हारता। अमेरिका अपनी जमीन पे कभी लड़ता नहीं, अभी नहीं लड़ रहा। ये वॉर शुरू करेगा ताकि इसको उसका एडवांटेज मिले और उस पर ये राइड करके आगे निकल जाए, बोलो देखो जी हमने ये अचीव कर लिया एंड दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड। दिस इज व्हाट हिज ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू बी। हाँ, ऐसे तो नहीं कह सकते, वॉर तो बाइडेन ने भी शुरू किया था। नहीं, बाइडेन ने शुरू किया था बट एक बार तो बाइडेन खींची गया ना, अगली बार लटक पटक के आई गया। तो एक बार तो बाइडेन खींची गया बेचारा। यूक्रेन का वॉर बाइडेन ने शुरू किया और वो चुनाव हार गया। सर, अमेरिका को खुद लड़ना पड़ेगा ना जीतने के लिए। अमेरिका को खुद लड़ना पड़ेगा। ये ट्रम्प ईरान पे पूरे सट्टे लगाएगा सर, बिकॉज ही वांट्स की सम डिसाइसिव विन, कि यहाँ से मैं कवर हो जाऊं। और तो इसको करना क्या है? ये तो देखिए, मिड टर्म तो इसको जीतना नहीं, मिड टर्म तो बहुत पहले से पता चल जाता है क्या हो रहा है। नहीं, पर हाथ पैर सलामत रहे ना, कट के रहेंगे बंद के रहेंगे, करेगा क्या बैठ के वहां पे? हाथ पैर कट के रहेंगे बंद की, वैसे भी मेजोरिटी तो बहुत रेजर थिन है। और उस मेजोरिटी को बचाने के लिए, बिकॉज काफी लोग आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस टेरिफ्स। काफी लोग मानते हैं कि इसका बहुत बड़ा सेटबैक है, जो इसने कहा मैं फिर ले आऊंगा, मैं फिर करूंगा। वो लाने की बातें तो अलग है, बट अगेन इट इज नॉट जो अभी इसके पास लेवरेज थी, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइड करते 30%, 40%, 100%, 2%, वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक लेवरेज जरूर दी, उसने टेरिफ्स को इलीगल नहीं घोषित किया, उसने ये नहीं बताया कि प्रेसिडेंट टेरिफ नहीं लगा सकता। ये इसके पास एडवांटेज है, बट विल ही बी एबल टू डू इट एज इजीली एज पॉसिबल? दैट इज समथिंग व्हिच इज स्टिल हाईली डिबेटेबल। मुझे नहीं लगता कि आप उतने आराम से ये कर सकता है, पर ये अब अमेरिका के बाहर कारण ढूंढेगा अपनी सक्सेस के, और वो कारण यही होगा कि भाई मैंने वेनेजुएला में तुम्हें करीब करीब रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, और अब मैं ईरान में करूंगा, फिर इधर उधर ये भागता दौड़ता रहेगा, फिर ये ग्रीनलैंड का मसला उठाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं एक्सटर्नल चीजों पे आधारित होकर, उन पे आश्रित होकर ये अपनी दुकान चलाने का प्रयास करेगा। जी, मैं लगता तो नहीं है, वो कनाडा वाला मामला इसका फिट बैठा नहीं, ग्रीनलैंड में भी इसको पीछे हटना पड़ा। तो अभी तो इसकी जो अप्रूवल रेटिंग्स है वो एडवर्स ऑल टाइम रेटिंग लो। 60% है, 60% एडवर्स है, नहीं, ऑल टाइम हाई। रेटिंग तो इसकी, मतलब रेटिंग का इसका विषय तो है ही है। रेटिंग में तो ये काफी परेशान होके बैठ रहा है, बट अगेन मेरे को लग रहा है सर कि ये जो थोड़ा इसको मैक्सिको में एक सेट वो मिला है ना एलमेंचो के कारण, एक थोड़ा इसको एडवांटेज मिला है। अब ये उसको कब तक एनकैश कर पाएगा? हिज मेन सट्टा विल बी ईरान। ये ईरान पे अच्छा, ही ये तो बता सट्टा। दीजिए, ये अफगानिस्तान वाले क्या करने जा रहे हैं? अफगानिस्तान वालों ने देखिए ना, कल पाकिस्तान ने इनके 4 या 5 जगह इन पे हमला किया, वो हेवी आर्टिलरी से। अफगानिस्तान ने जवाब दिया। पाकिस्तान ने पहले बोला हमने इनके 17 मारे, अफगानिस्तान ने बोला हमने इनके 4 मारे। पर रात के इवनिंग तक अफगानिस्तान का हाथ भारी था। सुनने में है कि पाकिस्तान के काफी सिपाही मर गए, जो एज यूजुअल पाकिस्तान छुपाता है। तो अफगानिस्तान तो अपना चल ही रहा है, बढ़िया कर रहा, पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई सारों हमलों का जवाब देंगे। कल परसों, कल भी फिर एक अटैक हुआ, आज भी केपीके में अटैक हुआ है। तो अफगानिस्तान तो कहीं ना कहीं इनको जवाब दे ही रहा है। अफगानिस्तान तो इनको लगातार जवाब देगा। और मेरा मानना है जो इन्होंने हरकत की औरतें और बच्चे मार के, कम से कम पाकिस्तान में 12 से 13 दर्जन लोग
यानी कि लगभग 150 लोग उसके उपलक्ष्य में मरेंगे। कई सारे अटैक होंगे, आईसिस तारीख तालिबान भी करेगा, बलोच भी करेंगे, अफगानी तालिबान भी करेगा और खुरासान भी करेगा। यानी कि मुल्ला मुनीर ने 4 नए दुश्मन अपनी फेहरिस्त में जोड़ लिए। पहले 2 ही थे, 2 उसने नए दुश्मन अपनी फेहरिस्त में जोड़ दिए और इनके अटैक तो फेटल होते होते हैं, लोग मरते ही मरते हैं। तो दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू पे अ प्राइस फॉर इट। जी। तो इस्लामाबाद तक कब तक पहुंच जाएगा अफगानिस्तान? अगर इनसे F-16 और आप इनसे JF-17 ले लो, वो तब तक ऑलरेडी पहुंचे होते हैं। वो वहां मार खाते हैं कि उनके पास F-16 और JF-17 ही है। अभी जो वैसे भी उन्होंने हमला किया यहाँ पे ना आपके, अभी तो उन्होंने अपनी एयरफोर्स बना ली है। हाँ, ड्रोन से हमला किया ना। ये जो KPK में हमला हुआ लेटेस्ट, उसमें तो ड्रोन यूज किया ना, तभी तो पाकिस्तान पागल हुआ। ड्रोन आया, बंकर के छत पे गया, खत्म। 3 सिपाही, 1 अफसर, 2 सिपाही मरे। फिर इन्होंने जख्मियों को आगे लेने की कोशिश की, फिर उस गाड़ियों को एम्बुश किया, वहां 8, 9, 10 लोग और मारे, एक्सेप्ट 2 पैरामेडिक्स, बाकी सब मर गए। तो अब ये जो नया हाइब्रिड हाईटेक वॉरफेयर हुआ, इसको लेके पाकिस्तानियों की हालत टाइट है यार। ये तो बहुत मामला टाइट कर रहे हैं, ये तो हमें मारते जा रहे हैं, तो हम करेंगे क्या? दैट इज वाई पाकिस्तानीज आर वेरी वरीड कि भाई अब आगे करेंगे क्या। क्योंकि ये ड्रोन का आना, क्वाडकॉप्टर्स का आना, इट इज अ न्यू लेयर ऑफ टेक्नोलॉजी गेटिंग इनटू द सिस्टम व्हिच इज वरीइंग पाकिस्तानीज फॉर श्योर। राइट। पहले के बाद चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और सुमित जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर आपको बहुत बहुत साधुवाद, सभी को नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।